हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का जो हमारा आईएएस इंटेंट सीरीज था उसमें हम आज अगले लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़े हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आज 2-3 और एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में से एक है हमारे इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, जब आप प्रीएम्बल की बात करेंगे और आप जब पार्ट 20 में जाएंगे, जब आप अमेंडमेंट पढ़ते हैं, उस दौरान कितनी बार लगभग ये चीज आपको मिलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात की है। तो हम लोगों को ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में क्या क्या वर्डिक्ट या जजमेंट्स दिए हैं। उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें थोड़ा सा उसका इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। इवोल्यूशन यानी कि कैसे इसका राइज हुआ, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो इंडियन पॉलिटी में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, और इस पर्टिकुलर इवोल्यूशन के पीछे का रीजन भी हम लोग समझेंगे। रीजन इन द सेंस, अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो डेफिनेटली बहुत जगहों पे इन्वॉल्व कराया गया, लेकिन सबसे जो कोर या फिर आप कह सकते हैं जो बेसिक इशू था जिसके कारण ये आया, वो था अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, इसको लेकर ही एक इशू था, और यही इशू जो है एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म देगा। अगर आप आर्टिकल 13 की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो उसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट क्या नहीं करेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कोई भी तरह से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या एब्रोगेट करे। सो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रिजेस और टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनीवन। और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है स्टेट के द्वारा, तो वो पर्टिकुलर लॉ या उसका पार्ट उस पर्टिकुलर एक्सटेंट तक जितना वो फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन में है, वो वॉइड माना जाएगा, यानी कि इनइफेक्टिव माना जाएगा। हालांकि डिस्कशन ये था कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कंटेंशन हुआ फॉर द फर्स्ट 3 डिकेड्स राइट आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या हमारा पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट माना किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 368, ये भी इस लॉ के डेफिनेशन में आएगा। सो द क्वेश्चन वाज कि वेदर आर्टिकल 368 विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्योंकि अगर ऐसा होता है और अमेंडमेंट को भी हम लोग लॉ का पार्ट मानते हैं, तो फिर अमेंडमेंट करके भी स्टेट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं लाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट या ब्रीच करे। तो दैट मींस कि अमेंडमेंट करके भी ऐसा नहीं किया जा सकता। और यही जो है पर्टिकुलरली चीज चैलेंज की गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट हुआ किससे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे कि आप जानते हैं कि 31A, 31B, 9th शेड्यूल प्लस आर्टिकल 15 में 4th क्लॉज, ये सारी चेंजेस फंडामेंटल राइट्स में की गई थी बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अब ये सारा चेंजेस चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन द फेमस शंकरी प्रसाद केस। और शंकरी प्रसाद केस के अंदर आर्गुमेंट ये रखा गया कि फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट जो हो रहा है दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का पावर है, दैट इज नॉट मियरली विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट, इट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट के पर्व्यू से बाहर रखना चाहते थे। इसीलिए अमेंडमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट का होगा जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है। सो as per शंकरी प्रसाद केस, फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड। ये सिमिलर चीज आप कह सकते हैं, सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में कही, जिस केस का नाम है सज्जन सिंह केस।
60s का ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा मान लिया कि फंडामेंटल राइट्स का भी अमेंडमेंट हो सकता है और बाकी पार्ट जैसे अमेंड हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं। पार्लियामेंट का ये अमेंडमेंट का जो पावर है ये लॉ के पर्पस से अलग है। लॉ इज समथिंग डिफरेंट, अमेंडमेंट इज समथिंग डिफरेंट। हालांकि इस केस में, सज्जन सिंह केस में ही अगर आप समझेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम निकला। सज्जन सिंह केस में सारे जजेस एक मत नहीं थे, इसमें एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था जस्टिस मुधोलकर ने। जस्टिस मुधोलकर मेजॉरिटी के व्यू से अग्री नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था, एक्चुअली में उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को कोट किया जहां पर वहां पे जस्टिस कॉर्नेलियस जो थे उन्होंने पूछा था एक्चुअली में कि क्या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस करने का पावर है उसमें क्या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ बेसिक एलिमेंट्स है उसको भी चेंज करने का पावर होगा। और उसी को कोट करते हुए जस्टिस मुधोलकर ने यहाँ पर पूछा कि जो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट का पावर है क्या इस पावर के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स या एलिमेंट्स हैं उनको भी अमेंडमेंट करने का पावर होगा। सो इन अ नटशेल वी कैन से दैट जस्टिस मुधोलकर वाज द फर्स्ट जज who actually hinted about something like basic structure और basic feature। हालांकि इनका जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था इसीलिए ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। बट whenever a question is being asked about the basic structure doctrine, you must be taking care of Justice Mudholkar's remarks in the Sajjan Singh case, क्योंकि यही उस बेस को देगा जो हम लोग आगे जाकर बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म को देखते हैं। इसके बाद सज्जन सिंह केस तक तो क्लैरिटी थी कि हाँ पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगा, अमेंडमेंट कर सकता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का भी। लेकिन इस पर्टिकुलर सज्जन सिंह केस के बाद अचानक से गोलकनाथ केस में, सो इन आईसी गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट टेक अ यू टर्न और उन्होंने प्रीवियस दोनों जजमेंट शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और उन्होंने कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए जो कि एक्चुअली में अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत ही आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड थे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट वो कौन कर रहा है, पार्लियामेंट, और ये वही पार्लियामेंट कर रही है जो नॉर्मल लॉज भी बनाती है। तो चूंकि लॉ बनाने वाली अथॉरिटी और अमेंडमेंट करने वाली अथॉरिटी सेम है तो इसीलिए अमेंडमेंट भी क्या माना जाएगा, आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में आएगा। तो जब आप लॉ लाकर कुछ फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हो तो आप अमेंडमेंट लाकर भी नहीं करोगे। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 जिसका टाइटल यानी मार्जिनल नोट, अगर आप आर्टिकल 368 की बात करेंगे तो उसका जब टाइटल पढ़ेंगे तो अभी उसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर। हालांकि ये ओरिजिनली ऐसा नहीं था। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को पॉइंट आउट किया। पहले जो आर्टिकल 368 का टाइटल था वो सिर्फ लिखा हुआ था कि प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिटरली इंटरप्रेट कर दिया कि आर्टिकल 368 में सिर्फ क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, और ये पार्लियामेंट को पावर नहीं देता अमेंडमेंट करने का। इट ओनली प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड नॉट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हैं दोनों जजमेंट के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर sacrosanct, that means they cannot be amended at any cost and they are, you can say, holy or pious। ये क्या है, पवित्र हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ऑल दो अमेंडमेंट्स जो अमेंडमेंट्स हुए थे जिस बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे रहे थे, जिस बेसिस पे आप लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे, सो पार्लियामेंट के सामने फिर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था कि इन अमेंडमेंट्स का क्या होगा। And that is why to overcome the Golaknath judgment, Parliament came up with 24th Amendment Act, 1971। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट ने दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज की अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 13 में चौथा क्लॉज और आर्टिकल 368 के अंदर तीसरा क्लॉज ऐड किया गया, जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 30। दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो इस चीज को क्लियर कर दिया गया। और दूसरा,
आर्टिकल 368 का जो हेडिंग था उसको चेंज करके लिखा गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर, तो क्लैरिफाई कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का पावर है, सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, पावर भी है। Now the complete 24th Amendment Act was ultimately challenged in the Keshwananda Bharti case. And in the Keshwananda Bharti case, Supreme Court with a 7:6 judgment, यानी 13 जजेस बेंच बैठे थे क्योंकि गोलकनाथ में 11 जजेस थे, so if you have to overturn a previous judgment, you need a larger bench judge. So larger judge bench. So 11 जजेस गोलकनाथ में थे, इसलिए केशवानंदा भारती केस में 13 जजेस बैठे और उन 13 जजेस के जजमेंट में 7 लोगों ने, मेजॉरिटी ने क्या किया, 7:6 के रेशियो में केशवानंदा भारती केस में अलाउ कर दिया इन दोनों चेंजेस को। एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि यस, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर, it cannot alter or change or amend certain basic features or basic structure of the constitution. And that was the time, you can say the 24th April 1973, that Supreme Court introduced, or you can say pronounced, the basic structure doctrine. But they did not define it. उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक पिलर्स हैं, बुलवार्ड्स हैं, जिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने एक कंक्रीट डेफिनेशन नहीं दिया। एंड ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट हैज इन वेरियस केसेस इंटरप्रेटेड वेरियस प्रोविजंस एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, सो इट डिक्लेयर्ड सॉवरेन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एसआर बोमाई केस, it declared secularism and federalism as part of basic structure. Minerva Mills versus Union of India case, it declared the harmony between fundamental rights and DPSP as part of the basic structure of the constitution. At the same time, in IR Coelho case, it held judicial review as part of basic structure. Plus, in the NJAC case, it held that judicial independence of judiciary is also part of basic structure of the constitution. So, over the years, in various cases, Supreme Court has expanded, or you can say elaborated, the concept of basic structure. हालांकि केशवानंदा भारती केस के बाद एक अटेम्प्ट और लिया गया था by the इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ओवरकम द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 24 अप्रैल 1973 को जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया, तो इंदिरा गांधी ट्राई टू ओवरकम दिस डॉक्ट्रिन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पार्लियामेंट के पावर्स पे लिमिटेशन लगा रहा है। और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इंदिरा गांधी ट्राइड टू इंप्लीमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से बहुत सारी चीजें हुई थी इसके द्वारा। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज किया था। आर्टिकल 368 के अंदर 4th एंड 5th क्लॉज ऐड किया गया। 368 4th और 5th क्लॉज ऐड करने का पर्पस ये था, पहले मैं आपको 365 बताऊंगा, 68 क्लॉज 5, इट वाज टू नलिफाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स, कोई भी तरह के डाउट्स को हटाने के लिए ये डिक्लेयर किया जाता है कि पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के पावर के ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। So it will not be having any restriction on the amendment power. तो एक तरह से क्या किया गया, 5th क्लॉज में बेसिक स्ट्रक्चर को ओवरटर्न या आप कह सकते हैं नलिफाई करने की कोशिश की, और 368 क्लॉज 4 ने इस चीज को एब्सोल्यूट करने की कोशिश की। एंड इट सेड कि जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट करता है, केशवानंदा भारती 42nd अमेंडमेंट एक्ट के पहले या उसके बाद, इन सारे अमेंडमेंट्स को इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो दैट मींस बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 368 क्लॉज 4 and 5 ना सिर्फ पार्लियामेंट के में बेसिक स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करने की कोशिश की, बल्कि ये अमेंडमेंट पावर को एब्सोल्यूट बता दिया। एंड दैट इज व्हाई इट वाज अगेन चैलेंज्ड इन मिनर्वा मिल्स केस। और मिनर्वा मिल्स केस की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही प्रोविजंस को null and void declare कर दिया। And Supreme Court reaffirmed that
basic structure doctrine has been evolved and it will be applied. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि this basic structure doctrine will be applied, you can say it applied prospective overruling. Prospective overruling वो कॉन्सेप्ट होता है कि जिस दिन जुडिशरी किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आती है वो उस दिन और उसके बाद पर ही लागू होगा, पीछे लागू नहीं होगा. So that means the basic structure doctrine will be applicable from 24th April 1973 onwards. और इन दोनों क्लॉज को डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल as well. Supreme Court very clearly said that the procedure mentioned under Article 368 is itself a basic structure of the Constitution and hence in no case it can be amended. So that means जो प्रोसीजर 368 के अंदर दिया हुआ है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया गया ताकि ये फ्यूचर में कभी फिर चेंज ना किया जा सके. So the current situation is also the same, that Parliament has under Article 368 has the power to amend anything inside this Constitution except certain basic or core features of the Constitution which has been declared as part of basic structure by the Supreme Court. And this particular list has been evolved over the years, right from 24th April 1973 till date, and that has not been, you can say, overturned by the Parliament ever. हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कुछ क्रिटिसिज्म है जिसको आपको समझना है. फॉर एग्जाम्पल जब हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है. बिकॉज अगर ऐसा कुछ करना होता या ऐसा कुछ रखना होता तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको इंक्लूड करा होता, दैट दिस प्रोविजन शुड नॉट बी अमेंडेड एट एनी केस. सो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है. दूसरा, इसका डेफिनेशन नहीं दे रखा है जुडिशरी ने, so that means it is open for interpretations. तीसरा, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर की तरह से दे रही है. सो जुडिशियल सुप्रीमेसी यहाँ पर आपको दिखेगा, जबकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. तीनों ऑर्गन में कोई सुप्रीम या सॉवरेन नहीं माना जाएगा. जो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ऑर्गन के पास पावर थोड़ी ज्यादा दिख रहे हैं. नेक्स्ट इशू, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इट रिजेक्ट्स द पीपल्स मैंडेट. लोगों के मैंडेट को भी ये रिजेक्ट कर रहा है. कैसे? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बॉडी जो थी, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस टू ब्रिंग द 99th अमेंडमेंट एक्ट, इट वुड हैव बीन डन बाय द थर्ड टाइम, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट है. तो ये पहले तो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ स्पेशल मेजोरिटी से और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 50%. और उसके बाद मिनिमम 50% स्टेट्स ने भी इसको रेटिफाई किया होगा. दैट मीन्स कि, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इन द 4th जजेस केस और NJAC केस. सो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि वैसा अमेंडमेंट जो ना सिर्फ पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जबकि स्टेट्स ने भी रेटिफाई किया, उसको आपने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. दैट सिंपली शोज कि ऑन द गार्ब ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द मैंडेट ऑफ पीपल. So these are certain criticism of basic structure doctrine. However, if we talk about basic structure doctrine and if we connect it with something like constitutionalism, that is संविधानवाद, तो आपको लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रेंथन कर रही है. बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वी से दैट वी आर प्रैक्टिसिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी एक तरह से वही कोशिश कर रहा है कि वो सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनको उसको चेंज कभी नहीं किया सके, यानी कि गवर्नमेंट शुड बी रन इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रोविजंस, एंड दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हेल्प कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है. सो बिसाइड्स ऑल दिस क्रिटिसिज्म वी कैन राइटली से दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, because in India we talk about what? The supremacy of the constitution, and basic structure doctrine is helping in that. And
all the other three organs in order to protect the supremacy of constitution works in coherence। और यहाँ पर जुडिशियरी चूंकि गार्जियन है तो इसीलिए उसको यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर अपहोल्ड करने का पावर जो है वो क्या नहीं माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। So all the three organs are working in coherence to protect the sanctity of the constitution and basic structure doctrine is helping in that context also। So I hope आपको ये पूरा ही आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का समझ में आया होगा। जब आप आईएएस इंटेंट से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको और क्लैरिटी में देख पाएंगे। ठीक है, हम लोग आज का डिस्कशन सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही रखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है वो इसके आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।